इस तरह से हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि किस किस तरीकों से स्टोर कर सकते हैं। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए कि सीक्वेंशियल एरे को कब इस्तेमाल करें और जो लिंक लिस्ट है उसको कब इस्तेमाल करें। तो ये अगर ये बात हमें मालूम होगी तो फिर हम इन दोनों में से किसी भी प्रेजेंटेशन को किसी वक्त भी वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। लीनियर एरे का मतलब ये है कि आपके पास एक लीनियर एरे होगा जिसमें आप ट्री को स्टोर कर रहे होंगे। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक ट्री है जो मेरे और आपके समझने के लिए है कि इसके पास जो है यहाँ पे बी है और इसके पास यहाँ पे सी है, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे डी है, ये एक ट्री है जो कि स्टोर कर रहा है डेटा को, यहाँ पे जे है। तो इस डेटा का अगर हम रखने का जो प्रोसेस है वो अगर लीनियर एरे में रख रहे हैं इसको, हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि लीनियर एरे में इसको रखें, तो लीनियर एरे में रखने के लिए आपके पास एक लीनियर एरे होना चाहिए। इसकी इंडेक्सिंग 1 2 ठीक 3 4 एंड 5 इस तरह की इसकी लीनियर इंडेक्सिंग होगी। और उसके बाद इस तरह ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब इसमें किस तरह से पुट करेंगे, तो याद रखिएगा जिस तरह से आपने वहां पे लेफ्ट और राइट रखा था यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जो पहला हमारे पास नोड होता है यानी पहला जो सेल होता है एरे का, जो फर्स्ट सेल होगा वो बेसिकली हमारे पास पेरेंट यानी रूट नोड को रख लेता है। तो रूट नोड सबसे पहले नोड पे आता है और कहीं नहीं जाता। यानी आप कभी भी ट्री को रखेंगे सीक्वेंशियल एरे में, इसको लीनियर एरे या सीक्वेंशियल एरे कहते हैं, तो उसका पहला नोड जो है वो बेसिकली रूट नोड होता है, रूट एक ही होता है। अब अगर इस पेरेंट यानी इस रूट के कोई भी लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं या किसी पेरेंट के लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं, दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि रूट का जरूरी नहीं है कि लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करें, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब आ जाए और उसके बाद उसके जो चाइल्ड है वो पेरेंट बन जाए तो पेरेंट के जो लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करेंगे उसका एक फॉर्मूला है। नीचे नजर आ रहा है फॉर्मूला, कह रहा है कि जो ट्री का नाम है एरे का नाम है। ट्री जो है वो क्या है, एरे का नाम है। इस एरे का नाम मैंने ट्री रखा है। एरे का तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एरे का नाम ट्री रखा है। ट्री जो कि एरे का नाम है, इसकी करंट पोजीशन मतलब हो सकता है कि वो रूट की करंट पोजीशन हो। के का मतलब होता है इंडेक्स नॉट डेटा। तो इस वक्त करंट पोजीशन 1 है। अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे तो करंट पोजीशन का मतलब है 3। यानी जिस वक्त आप यहाँ खड़े होंगे, स्टैंड करते होंगे और जिस नोड का लेफ्ट राइट ढूंढ रहे होंगे उसका इंडेक्स करंट इंडेक्स कहलाता है। उसका इंडेक्स जो है वो करंट इंडेक्स कहलाएगा। तो ट्री का करंट इंडेक्स जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इफ अ नोड n occupies tree of k then its left child, समझने की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा गेम आगे हमें प्ले करना है। तो इट्स लेफ्ट चाइल्ड, इसका लेफ्ट चाइल्ड इज स्टोर्ड इन ट्री, उसी ट्री के 2 into k के अंदर होगा। अच्छा k क्या है, जहां पे वो खुद खड़ा है, और उसका लेफ्ट कहाँ होगा, उसी इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 into k कहलाएगा। ये बात समझ आई? तो फिर दोबारा बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे अभी हम अगर यहाँ पे 1 पे खड़े हैं तो k हमारा इस वक्त 1 है। सुनिएगा, फिर मैं सवाल अभी लेता हूँ थोड़ी देर। k हमारा 1 है इस वक्त। तो अब मैं कहूँ कि इस 1 का लेफ्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे लेफ्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है 2k, 2 into k, ये फॉर्मूला है, ये हम देख लिया हमने, लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला है जो इवन नंबर कहलाता है। तो 2 into 1 आ जाएगा। 2 into 1 का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो 2 पे खड़े होंगे, यानी इसका लेफ्ट जो है इसका इंडेक्स 2 होगा। यानी जो लोकेशन नंबर 2 है इस पे इसका लेफ्ट आ रहा होगा, यानी बी इसके लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। और राइट का फॉर्मूला क्या है, राइट का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। राइट का फॉर्मूला है 2 into k plus 1, सिंपल है, 2 into k plus 1, ये इसके राइट का फॉर्मूला। यानी अगर हम इस वक्त 1 पे खड़े हैं तो इसका राइट कहाँ होना चाहिए, 2 into 1 2 into 1 plus 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। यानी इसका राइट इस वक्त 3 पे होना चाहिए। तो राइट जो है वो 3 पे होगा, राइट सी है तो सी 3 पे चला जाएगा। ये बात समझ में आती है? उसके बाद बी का लेफ्ट कहाँ होगा, तो आप कहेंगे बी खुद कहाँ पर है, बी खुद 2 पे है, तो अब k 2 हो जाएगा। इसका लेफ्ट कहाँ होगा, तो कहेगा लेफ्ट इसका जो है वो 2 into 2 पे होगा, क्योंकि 2 फॉर्मूले का और 2 पे ये खुद खड़ा है, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4।
तो बी का लेफ्ट 4 पे होगा, यानी 4 इंडेक्स में बी का लेफ्ट यानी डी आ जाएगा। और बी का राइट कहाँ पे होगा, फॉर्मूले के मुताबिक 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 फॉर्मूले का, 2 जिसपे ये मौजूद है और प्लस 1 फॉर्मूले का, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 पे मौजूद होना चाहिए। तो 5 पे इसका राइट होगा यानी जे। ये बात समझ आ रही। और सी का लेफ्ट और राइट कहाँ होगा, सी का लेफ्ट राइट नहीं है, लिहाजा वो ब्लैंक रहेगा, कि अगर आएगा तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, लेकिन स्टिल ये ब्लैंक होगा। तो इस तरह से ये बेसिकली स्टोर किए जाते हैं अपने फॉर्मूलाज के तहत, कि 2 इंटू के और 2 इंटू के प्लस 1 के बेसिस पे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये दोनों मेथड में मतलब आप जो भी यूज कर लें, लेकिन कौन सा मेथड किस वक्त प्रिफेयर किया जाता है, कौन सा मेथड किस वक्त जो है वो माना जाता है कि आप ये मेथड इसको इस वक्त लगाएं और ये मेथड इस वक्त लगाएं। तो ये बेसिकली मेजर पार्ट है कि किसको किस वक्त इस्तेमाल करना है। तो आप कहेंगे कि बेसिकली मुझे किस वक्त किसको इस्तेमाल करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ट्री कंप्लीट ट्री है, ट्री अगर कंप्लीट ट्री है या फुल ट्री है, समझ आ रही बात है, तो हम सीक्वेंशियल एरे को प्रिफर करते हैं। यानी अगर आपकी बाइनरी ट्री कंप्लीट ट्री है तो फिर आप सीक्वेंशियल एरे को प्रिफर करते हैं। वजह है इसकी, वजह क्या है मैं बता देता हूँ। वजह यह है कि मिसाल के तौर पे आपकी ट्री जो है वो सीक्वेंशियल ट्री है, मिसाल के तौर पे आपकी ट्री जो है वो सीक्वेंशियल बोल रहा हूँ, कंप्लीट ट्री है। तो कंप्लीट ट्री की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके हर लेवल को आप फिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है ना, ये कंप्लीट ट्री है, और एक ट्री ऐसी वो कि ये वाला फिल नहीं हुआ फिर भी ये कंप्लीट ट्री है, और एक ट्री ऐसी है जो कंप्लीट नहीं है और वो कोई इस तरह की ट्री है। ये वाली ट्री आपके पास नजर आ रही है आपको, ये ट्री है। अगर ये डेफिनेटली कंप्लीट नहीं है। इस ट्री को अगर आप स्टोर करने की बात करते हैं तो इसका स्टोरेज मैकेनिज्म कैसा होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है एस, रखा हुआ है, पीले से लिख देता हूँ येलो कलर से, यहाँ पे एस रखा हुआ है, यहाँ पे के रखा हुआ है, यहाँ पे टी रखा हुआ है, यहाँ पे पी रखा हुआ है, इस तरह से। तो आप कहेंगे कि सबसे पहला नोड तो एस हो जाएगा, नोड नंबर 1। इसका लेफ्ट कहाँ होगा, आप कहेंगे 2 इंटू 1 2 पे होगा, बहुत अच्छी बात है, 2 पे होगा। है क्या, के है, तो के आ जाएगा यहाँ पे। इसका राइट कहाँ होगा, राइट इसका है नहीं, आप कहेंगे कोई बात नहीं, राइट नहीं है तो यहाँ छोड़ दें उसको। उसके बाद के का लेफ्ट कहाँ होगा, के का लेफ्ट टी है, होगा कहाँ, के को 2 पे है, 2 इंटू 2 4 पे होगा, तो इसका मतलब 4 पे आप रखेंगे। यहाँ पे 4 पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, क्या है यहाँ पे, टी आ जाएगा। उसके बाद इसका राइट नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये छोड़ देंगे। और उसके बाद इसका टी का लेफ्ट क्या है, टी का लेफ्ट कोई नहीं है, टी का लेफ्ट है, पी है, तो टी का लेफ्ट 8 पे होगा। 8 का मतलब यहाँ फिर 5 6 7 8 6 7 8, अब यहाँ पे हो जाएगा ये 8 क्या है, 8 यहाँ पे आ जाएगा पी। अब जरा एक बात गौर से सुनना, शायद अभी समझ आ जाए, शायद थोड़े दिनों बाद समझ में आ जाए, लेकिन मैं बता देता हूँ उसको कि देखो होगा क्या कि एस का राइट नहीं है, लेकिन एस के राइट की जगह खाली है। इस जगह पे जो कि 3 है, देखो ना एस है ना, एस अगर 1 पे है तो एस का राइट कहाँ होगा, 3 पे होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, तो एस का राइट 3 पे आएगा। अब एस का राइट नहीं है तो ये 3 खाली है। अब अगर एस का राइट आए ही ना, कभी भी ना आए, तो ये वाली जो लोकेशन है ये जाया होगी या नहीं होगी, ये लोकेशन किसी और को आप दे सकते हैं। फार्मूला ये कहता है कि ये लोकेशन आप किसी और को नहीं दे सकते। फार्मूला इज सेइंग यू कैन नॉट इंसर्ट एनी अदर एलिमेंट्स एट द पोजीशन ऑफ 3, आप नहीं पुट कर। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ एस का राइट ही, यानी एस से मुराद है नोड नंबर 1 का राइट जो है वो यहाँ पे आ सकता है। और अगर नोड नंबर 1 का राइट आता ही नहीं, एग्जिस्ट ही ना करे, मौजूद ही ना हो, तो ये जगह जिंदगी भर के लिए खाली। अब खाली का मतलब ये हुआ कि मेमोरी स्पेस का ज़िया। जब मेमोरी स्पेस का ज़िया होगा तो फिर वो तो अच्छा एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा। और इसी तरह से ये 5 और 6 के बारे में भी ऐसा है कि अगर इस वाले का राइट नहीं आता है, इस वाले का राइट नहीं आता है, तो फिर तो आप कहेंगे कि ये तो हमारे लिए वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया ना। और किस किस्म का ये ट्री है, ये ट्री अनबैलेंस यानी कंप्लीट ट्री नहीं है। तो कंप्लीट अगर ना हो और आप सीक्वेंशियल यूज कर लें तो यूज तो कर सकते हैं, यूज करने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे जब भी ट्री कंप्लीट ना हो तो उसके लिए हम लिंक लिस्ट इस्तेमाल करें तो बेहतर है। लिंक लिस्ट का फायदा ये होता है कि वहां पे कोई स्पेस जाया नहीं होती।
जो स्पेस खाली होती है वो किसी भी नोड के लिए अवेलेबल होती है। जैसे यहाँ पे 3 किसी भी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ नोड नंबर 1 के राइट के लिए अवेलेबल है। लेकिन लिंक लिस्ट में कोई भी नोड किसी के लिए भी अवेलेबल होती है। ये बात समझ आ गई? तो इसलिए ट्री अगर आपकी कंप्लीट या फुल नहीं है तो आप कतई सीक्वेंशियल यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर ट्री सीक्वेंशियल अगर कंप्लीट है तो फिर आप यूज कर लें, क्योंकि इसमें आपके लिए स्पेसेस जाया नहीं होते। आपने पहला नोड अगर ए कहा हुआ है तो ए बआसानी यहाँ आ जाएगा। दूसरे नोड को अगर आपने जे कहा हुआ है तो ये 1 पे है तो इसका लेफ्ट 2 into 1 2 पे आ जाएगा, यानी जे पे चला जाएगा। इसका से मुराद है इस वाले नोड का राइट, यानी इसका राइट का फॉर्मूला है 2 into 1 + 1, तो 2 into 1 2 + 1 3, तो वो चला जाएगा 3 पे, यानी अगर यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो ये एस आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और इसी तरह से जे का लेफ्ट, जे का राइट, कोई जगह खाली नहीं बचेगी। हाँ, इसके है नहीं तो वो तो डेफिनेटली आखिर में भर देंगे आप। तो बीच में कहीं पे आपको कोई एम्प्टी स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्री पूरी कंप्लीट है। तो अगर कंप्लीट या फुल ट्री है तो रिकमेंडेड है कि आप लीनियर यूज करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये यूज करें। लेकिन अगर कंप्लीट है तो तब भी आप अगर लिंक लिस्ट यूज कर लें तो कोई कबाहत नहीं है। यानी अगर आपके ट्री जो है वो कंप्लीट है और आप कहते हैं कि मैं लिंक लिस्ट यूज कर लूं, बेशक यूज कर लें। बस सिर्फ फर्क ये है कि लिंक लिस्ट में एक्सेस थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू लीनियर लाइन। लेकिन अगर ट्री कंप्लीट है ही नहीं तो फिर वहाँ पे सिक्वेंशियल एरे इस्तेमाल करने की सजेशन नहीं दी जाती, फिर आप जो है वो लिंक लिस्ट इस्तेमाल करें। सवालात पढ़ देता हूँ मैं। यस सर, कंप्लीट या फुल है तो फिर बाद में पता चलेगा ना जब नोड बनाएंगे। जी नहीं, नोड बनाने से पता नहीं चलेगा। होता यह है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ होते ही कंप्लीट पे, जैसे हीप ट्री है, तो हीप ट्री सिर्फ बनती ही कंप्लीट ट्री पे है। आपके पास बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी सर्च ट्री नॉर्मली होती तो डिफरेंट है, लेकिन अगर उस पर एवीएल लगा दें तो फिर वो एवीएल की वजह से कंप्लीट हो जाती है, तो वो हम बेसिकली इसमें स्टोर करते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली हम सीक्वेंशियल एरे में निपटा देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये कंप्लीट ट्री है। समझ आती है बात? तो वो तो जाहिर है जब हम वो चीजें पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। अभी तो हमें सिर्फ ये पता हो कि ये इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। जब आपसे कहा जाएगा कि आप हीप सॉर्ट करें, तो आप कहेंगे हीप सॉर्ट करने के लिए हीप सॉर्ट बेसिकली बाइनरी ट्री इस्तेमाल करता है। ये हमने पढ़ा नहीं इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि whenever you are going to for the heap sort always uses the binary tree. Whenever you use the binary tree, so you have to basically represent that binary tree in the memory में आप इसको प्रेजेंट करेंगे हीप सॉर्ट को करने के लिए। अब आप कहेंगे कौन सी ट्री लें, तो बाइनरी ट्री यानी हीप सॉर्ट बाइनरी की कंप्लीट बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है। अब अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है तो फिर आप कहेंगे सीक्वेंशियल एरे इज द बेस्ट। सही है। अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करता तो आप कहेंगे फिर तो हम जो है उसको लिंक लिस्ट में स्टोर कर देते हैं। ये बात समझ में आती है? तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास इसकी जो है ये प्रॉपर्टीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाय हाय, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे अभी हीप्स सिमरा आप क्या क्या पढ़ेंगे बताएं मुझे, वहाँ पे टाइम ही नहीं है। आपकी आज आखिरी क्लास है, अगली क्लास में वाइवा लूंगा मैं आपकी, यानी अगले थर्सडे को, वो भी एग्जाम से एक दिन पहले वाइवा हो रहा होगा आपका। अगर मैंने ये भी कहा है कि अगर कोई पहले बना लेता है पेपर, अगर एग्जाम की तकलीफ से बचना चाहता है, यानी एग्जाम में उसको जी प्रोजेक्ट का वाइवा अगले थर्सडे को होगा, मैं लिस्ट अपडेट कर दूंगा। ये बात सब नोट कर लो कि नेक्स्ट थर्सडे को, जो भी डेट है मुझे डेट याद नहीं है, नेक्स्ट थर्सडे को 3 तारीख है, तो 3 तारीख को आपका वाइवा होना है। ये बात समझ में आ गई, प्रोजेक्ट वाइवा। और 4 तारीख को आपका पेपर है डेटा स्ट्रक्चर का। अगर कोई स्टूडेंट का ग्रुप पहले से प्रोजेक्ट बना लेता है तो वो मुझे अप्रोच करें। और नहीं, पेपर के बाद हमें मना किया गया, इसलिए हम पेपर से पहले ले रहे हैं इस दफा।
पेपर की प्रोजेक्ट की सबमिशन कैसे होगी? आपके पास आपका कोड होगा, आप मुझे, मेरे पास आपके टाइटल मौजूद हैं, मैं आपका प्रोजेक्ट आपके ही स्क्रीन पे खुलवाऊंगा, ठीक है, जो दो लोग होंगे, 3 लोग होंगे, और फिर उसमें से मैं आपका कोड का वाइवा लूंगा, लॉजिक का वाइवा लूंगा जो आपने बनाया होगा। तो 2 तरह के वाइवा होंगे उसके अंदर। एक होगा कि कोड आपने लिखा है या नहीं लिखा, और उसके अंदर जो लॉजिक आपने लगाई है वो आपने खुद लगाई है या कहीं और से लगाई है। तो इसके बेसिस पे 20 नंबर से मार्किंग करूंगा। मुझे किसी किस्म की सबमिशन नहीं चाहिए कि मैं कोड अपना आपके पास रखूं। आपका कोड आपके पास ही होगा, आप उसी वक्त रन टाइम पे मुझे कोड समझाएंगे, जो मैं सवालात करूंगा उसके आंसर के जवाब देंगे, मुझे सेटिस्फाई करेंगे कि कोड आपने लिखा है, लॉजिक आपकी है। हाँ, अगर लॉजिक आपकी नहीं है तो आपको आती है एटलीस्ट, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपसे पूछनी होंगी, कोड आपके पास रहेगा, उसकी उसी वक्त मार्किंग करके 1 घंटे में मैं अपडेट कर दूंगा कि ये है। और 4 तारीख को पेपर है। आप ये चाहते, मैं सबको तो लॉगिन भी नहीं करूंगा, मैं बेसिकली एक अभी लिस्ट अपडेट करूंगा जिसमें हर एक का टाइम लिखा हुआ होगा, कौन सा स्टूडेंट कितने बजे लॉगिन करके वाइवा देते। यानी वाइवा वाली क्लास में सबका एक साथ लॉगिन होना जरूरी नहीं है। मैं 8:40 से लेकर 3 o'clock तक, सॉरी 12:30 से लेकर 3 o'clock तक जो है वो पूरा शेड्यूल बना दूंगा, जिसमें आपने वाइवा देना है, जो आपने प्रपोजल जमा किया उसके हिसाब से बना दूंगा, ग्रुप वाइज। जी, ग्रुप वाइज होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसमें, वाइवा में आपका 15-20 मिनट में आपका वाइवा निपटा दूंगा और आप चले जाएंगे। और अगर कोई चाहता है कि मैं उससे पहले वाइवा दे दूं तो आप मुझे अप्रोच करें, मुझसे टाइम लें, और इस वीक में, अगले वीक में वाइवा वाले दिन से पहले आप वाइवा दे दें और फारिग हो जाएं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कर सकते हैं सर। ठीक हो गया। दूसरी बात ये मेरे भाई कि मैं सैटरडे को क्लास लूंगा, सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। आपकी कोई मेकअप तो नहीं लगी हुई? और अगर नहीं लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। उसी वक्त तो नहीं, 1-1.5 घंटे बाद बता दूंगा आपको मार्क्स, प्रोजेक्ट के मार्क्स फौरन तो नहीं बताऊंगा कि उसी वक्त बता दूं। 1-1.5 घंटे के बाद फाइनलाइज करना होता है, उसको देखना होता है, थोड़ी सी चेंजेस आती हैं उसके अंदर। नंबर तो मैं लिख लेता हूँ अपने पास, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा चेंज वेज करके उसको मैं आपको 1 घंटे बाद नंबर बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये बात प्रोजेक्ट की हो गई, सारे लोगों को बता दीजिएगा। अगर आप नहीं भी हैं तो आप ये बात अपने दोस्तों को भी बता दें, मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि आपने सैटरडे को क्लास लेनी है। ठीक है, सैटरडे को कोई मेकअप तो नहीं है आपका? नहीं। तो अब आप बता दीजिए कि सुबह लेनी है या शाम में, तो दोपहर में लेनी है। यानी अगर हम, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हम सुबह 9:15 ले लें, या फिर आप जो है वो नमाज, जोहर की नमाज के बाद, यानी 2 बजे शुरू करें, 2 से 4 तक। अब देखो, राय लेंगे तो 2 राय आ जाएंगी ना। कुछ लोग जल्दी सुबह सो के उठ जाते हैं तो वो कहते हैं मॉर्निंग में, कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं तो वो कहते हैं 2 बजे। तो ये एक इशू रहेगा कि अब आपसे पूछूंगा तो ये 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक 9 वाले और एक 2 वाले। जोहर हमारी होती है 1:30 बजे, सब जगह तकरीबन इसी टाइम पे होती है, तो हम जोहर के बाद अगर लेने चाहें तो 2 बजे ले सकते हैं। हाँ, कितने बजे है प्रोजेक्ट एवेल्यूशन बताओ मुजम्मिल, सैटरडे को? अच्छा, अभी आप चले जाएं, आप चले जाएं। अभी अगर प्रोजेक्ट एवेल्यूशन हो रही है तो आप चले जाएं बीई की। वैसे तो हमारी रेगुलर क्लास है, आप बोल सकते हैं टीचर को। सैटरडे में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 3:45 पे है। अच्छा, 3:45, हाँ चले जाओ। ये तो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आ जाएगी ना, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं भी। अब आधे घंटे की तो पढ़ाई रह गई हमारी, तो थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा उसको। ठीक है ना। बाकी ये है कि हम अगले 2 o'clock सैटरडे तय हो गया। 2 o'clock सही है। इस दफा हमारी बात मान लो। सुबह शायद कहीं मेरा जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो फिर मैं नहीं होऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। 2 o'clock सही है। मुजम्मिल में लगा दूंगा अटेंडेंस, सही। ओके। अच्छा जी, क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 बातें बता दी मैंने, मैं ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगा। अच्छा जी, सिक्वेंशियल एरे में हमने डेटा स्टोर कर दिया। आप जल्दी से इस डेटा को, ये जो दिया हुआ है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री है, पूरी तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री है ये। आप इसको, अगर अगर हम इसको स्टोर करना चाहें अपने लीनियर और या सिक्वेंशियल एरे में, तो किस तरह स्टोर करेंगे? आप कहेंगे इसको स्टोर करने के लिए आपके पास जो एरे है
वो कुछ इस तरह से है कि ये एरे आ गया आपके पास, ठीक है, ये एरे आ गया आपके पास, और इस एरे में हम डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। अब देखिए मैं फॉर्मूला भी बताते जाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में सवाल आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है, ये 8 है, ये 9, ये 10, ये 11, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सबसे पहला डेटा 45 यहाँ आ जाएगा। मैं भी सुन नहीं रहा सवाल, सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम पढ़ लें इसको, भी पढ़ना आगे काफी है। तो ये 45 हो गया। 45 के बाद इसका लेफ्ट ढूंढेंगे। आपको पता है लेफ्ट का फॉर्मूला होता है कि जहां आप खड़े हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस वक्त हम खड़े हैं 1 पे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ चुका है, तो सॉरी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है, सॉरी 2 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका लेफ्ट 2 पे होगा। 45 का लेफ्ट एक्चुअल में 22 है, लेकिन ये लिखा जाएगा लोकेशन नंबर 2 पे। और इसी तरह से 45 का राइट का फॉर्मूला आपको पता है कि वो क्या, राइट का फॉर्मूला आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। तो इसका मतलब है आप 3 पे स्टोर करेंगे इसको। अगर 3 पे स्टोर करेंगे तो राइट है क्या 77, तो ये 77 ये आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये ट्री है। हमें तो लीनियर एरे लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये कनेक्टेड है ट्री में, और इस तरह से ये रीड होता जाएगा। और इसके बाद 22 की बात करें तो 22 का लेफ्ट 11 है, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 पे आ जाएगा, और 22 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5 जो है यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये बेसिकली आपके पास यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से आगे जाए तो 7 है, 7 का लेफ्ट नहीं है तो 7 का लेफ्ट छूट जाएगा। 7 का लेफ्ट 6 पे आना चाहिए तो छूट जाएगा। 7 का राइट, 7 का राइट और 77 का राइट जो है वो 7 पे होगा, और राइट इसका 90 है तो ये 90 आ जाएगा। और इस तरह से ये स्टोर होता चला जाएगा। दिस इज सॉरी, इस तरह से ये स्टोर होता चला जाएगा और आपको जो है वो लीनियर एरे में डेटा जो है वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मैं भी मुजम्मिल के ग्रुप में हूँ। माशाल्लाह, एक मिनट लिखना दो मुझे, फिर अटेंडेंस भूल जाऊंगा फिर मैं। अच्छा जी 11002 और दूसरा है मुजम्मिल, ठीक है जाओ। ये क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टोरेज मैकेनिज्म दो, जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन थे दोनों समझ आ गए। वो कि इसकी हैंडलिंग इतना आसान नहीं है, इसके पीछे भी एल्गोरिथम लिखे हुए होते हैं कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टोर योर डेटा इन ट्री एंड आइदर यूजिंग बाय सीक्वेंशियल एरे और लिंक्ड लिस्ट, वी हैव टू अप्लाई सम एल्गोरिथम फॉर स्टोरिंग। यानी हमें एक एल्गोरिथम लगाना होता है जो सबकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। ये डेटा मैंने स्टोर किया है अभी जो ट्री बनी हुई थी उसका। ये जो ऊपर वाला है ये इंडेक्स है, और जो नीचे है बेसिकली डेटा स्टोर हुआ है। तो पहला 45 आया था, फिर 22 आया था, फिर 77 आया था, फिर 11 आया था, एंड सो ऑन। सही बात समझ में आती है? तो सीक्वेंशियल एरे में कहता है द सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री, ठीक है, विद डेप्थ डी विल रिक्वायर्ड एन एरे विद अप्रोक्सीमेटली 2D प्लस 1 एलिमेंट। ये बात समझ आ रही क्या लिखा है इन्होंने, कि अगर आपके पास ये इन्होंने एक वो बताया है टेंटेटिव कितने आपको सेल चाहिए। तो कह रहा है कि अगर आपके पास डी डेप्थ है ट्री की डेप्थ वही हाइट को कहते हैं, यानी मैक्सिमम डेप्थ जो बात हो रही है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्री है और एक जगह से ये बहुत लॉन्ग होनी शुरू हो गई, एक जगह से बहुत लॉन्ग होनी शुरू हो गई, तो इस ट्री की डेप्थ क्या होगी? तो मैंने आपसे भी कहा था कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो इसकी डेप्थ कहलाती है। तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, लेवल भी यही होता है। तो 6 डेप्थ है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 6 और 0 से काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, ठीक है, और प्लस 1 यानी 33 आपके पास सेल होने चाहिए। इस ट्री को स्टोर करने के लिए आपको 33 साइज का एरे चाहिए। ये लीनियर सीक्वेंशियल एरे की बात हो रही है। समझ आई बातें? दोबारा पूछ लेता हूँ क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। लेवल, लास्ट लेवल हो लॉन्गेस्ट ब्रांच। जी, लॉन्गेस्ट ब्रांच जो होता है उस 0 से काउंट करते हैं नॉर्मली। जब आप फॉर्मूले पे जाते हैं तो 0 से काउंट करते हैं, तो 0 से काउंट करेंगे, जो काउंट आ जाएगा उसको फॉर्मूले में बताया 33 साइज का एरे चाहिए आपको, 33 साइज का, ठीक है। तो हमें
ट्री को, बाइनरी ट्री को देख के सीक्वेंशियल एरे में कितनी जगह चाहिए वो हमें पहले से पता चल जाता है। तो वो ये फॉर्मूला बेसिकली 2 की पावर d प्लस 1 से हम आसानी इसका फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे में लिखा हुआ है दिस सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन इज यूजुअली इनएफिशिएंट अनलेस as stated above the binary tree is complete or nearly complete, यानी फुल हो। तो देख लो ये जुमला लिख दिया इन्होंने जो मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट, स्लाइड पढ़ो या। तो उसने क्या कहा कि ये उस वक्त इंपॉर्टेंट है जब आपकी ट्री कंप्लीट हो या नियरली कंप्लीट हो। नियरली कंप्लीट का मतलब ये है कि फुल, यानी नियरली कंप्लीट एक ही बात है, आप फुल कह लो, फुल हो, ये ज्यादा बेहतर जुमला है। ठीक हो गया। अदरवाइज सीक्वेंशियल एरे अच्छा तरीका नहीं है स्टोरेज का, सीक्वेंशियल एरे को प्रेफर नहीं किया जाता स्टोरेज के लिए। ये समझ आ गई बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ट्रैवर्सिंग, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ट्रैवर्सिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। एक ट्रैवर्सिंग मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं अभी, और बाकी दो जो है वो हम दूसरे वाले अगली क्लास, सैटरडे वाली क्लास में समझेंगे। एक मेथड हम अभी समझ लेते हैं। कोड या एल्गो अभी किसी का भी नहीं बता रहा मैं, अभी सिर्फ मैनुअली समझा रहा हूँ। ट्रैवर्सिंग क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझना है ट्रैवर्सिंग क्या होती है। अब आप जरा सुनिएगा। ट्रैवर्सिंग अगर आपको भूले नहीं है तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में 5 ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हर डेटा स्ट्रक्चर में 5 करते नहीं है। ठीक है, 5 ऑपरेशन करते हैं। अरे ये क्या हो गया, सब जा रहे हैं? अबे तो भाई वाइवा की तैयारी करने जा रहे हो या वाइवा देने? तुम सब चले जाओगे तो मैं क्या अकेले क्लास लूंगा? अच्छा, नहीं और भी स्टूडेंट है, लेकिन ऐसी मजाक कर रहा हूँ। जाओ जाओ पढ़ो जाके भाई, वाइवा वाइवा देना तुम लोग, बी का वाइवा दो जाओ, कोई मसला नहीं है। ये 3:45 पे वाइवा का कौन सा कॉन्सेप्ट है? 3:45 पे तो कोई क्लास होती नहीं, एक्स्ट्रा टाइम में ले रहे हैं इसका मतलब। सेव किया टाइम उन्होंने, अच्छा किया यार, मैं भी एक्स्ट्रा टाइम में ले लेता। अच्छा जी, चलो हम तरह ये पढ़ लेना, फिर मैं तसल्ली हो जाएगी क्या बात हो रही है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास बाइनरी ट्री है, और मिसाल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अगले नोड में आपके पास बी है। मैंने नोट कर लिया, जिसको जाना जाए नोट करवा के चला जाए। ये सी है, आप लोगों को तो ट्रस्ट है ना मुझे भाई, स्टूडेंट पे ट्रस्ट होता है। डी है, डी के बाद ये ई है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एफ है। इस तरह के डेटा आपको दिया हुआ है, और ये आपके पास के है, और एक डेटा यहाँ पे भी है बी, और एक डेटा यहाँ पे भी है मिसाल के तौर पे एस। ये डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और मैं ट्रैवर्स करना चाहता हूँ। अब सुनना, ट्रैवर्स किसे कहा जाता है? ट्रैवर्स आपको याद होगा, हमने पहली दिन क्लास में बताया था कि ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है हर नोड पे मूव करना। ठीक है, हर नोड पे मूव करना, चाहे वो किसी में हो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे ट्री में या एवरी नोड। देखो अब यही सवाल तो तुमने जो पूछा है वो बताना चाह रहा हूँ, सुनना गौर से मेरी बात। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें बेसिकली इस ट्री के, जो कि मैंने आपके सामने बनाई है, इस ट्री के एक एक नोड को ट्रैवर्स करना है और प्रिंट कर देना है। एक एक नोड का डेटा लेना है, उसको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए फिर अगले नोड पे चले जाना है। सुनना क्या क्या कह रहा हूँ। अब सवाल, हमारे पास एरे था ना, तो एरे में ये मुसीबत नहीं थी। एरे में हमारे पास क्या था कि हमने कहा एरे है ना, तो एरे में ये होगा कि आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको रीड कर लें। लेकिन ये ट्री है, तो ट्री में सीक्वेंशियल ऑर्डर में रीड करना जरा डिफिकल्ट है। तो आप क्या कहते हैं? अब आपने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट तो मैं रूट से कर दूंगा, स्टार्ट में रूट नोड से कर दूंगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद मैं लेफ्ट पे जाऊंगा या राइट पे जाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे लेफ्ट पे जाओ, कुछ कहेंगे राइट पे जाओ। ठीक है, अब अगर मैं लेफ्ट पे चला गया तो एक पैटर्न बन जाएगा, और राइट पे चला गया तो एक पैटर्न बन जाएगा। समझ में आई बात है? और फिर जब मैं बी पे जाऊंगा तो लेफ्ट पे जाऊं राइट पे जाऊं। तो ये एक बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, और कोई स्टैंडर्डाइज तरीकेकार नहीं है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं लेफ्ट पे जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं राइट पे जाओ। तो इस तरह तो फिर हमारा मसला हल नहीं होगा ना, हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना होगा। तो अगर बाइनरी ट्री है, गौर सुनना मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, अगर आपके पास बाइनरी ट्री है, ठीक है, और बाइनरी ट्री में ट्रैवर्स करना चाहते हैं,
तो बाइनरी ट्री में ट्रैवर्स करना चाहते हैं बाइनरी ट्री में, तो बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सिंग के कुछ मेथड हैं और वो मेथड ये हैं: प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, और उसके बाद आपके पास तीसरा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, ये 3 ऑर्डर हैं जिससे हम इनको ट्रैवर्स करते हैं। बाइनरी ट्री ट्रैवर्सिंग, दे आर 3 वेज, तीनों स्टैंडर्ड हैं, तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है एल्गोरिथम की, और तीनों एक जैसे करते हैं। और मैं आपको ट्रैवर्सिंग इस ट्री में कराने के बाद सीक्वेंशियल और लिंक लिस्ट में भी ट्रैवर्सिंग सिखाऊंगा, ताकि आपको पता हो कि जब ट्रैवर्सिंग कर रहे होते हैं तो मेमोरी में कैसे मूव करता है। इसमें तो समझ आ जाएगा क्योंकि ये तो डायग्राम मेरा आपके ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई है ना। लेकिन उसके बाद एक डायग्राम है, नहीं तलाशी लेना नहीं है, ये जुमला थोड़ा सा गलत है। तलाशी लेना नहीं है, ट्रैवर्स का मतलब है एक नोड से दूसरे नोड में जाना, मूव करना। आप कुछ ना भी करें तब भी आप वहां जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं यहाँ से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, लेकिन लाहौर में रुकूंगा, कुछ करूंगा नहीं, रुकूंगा, तो लाहौर में रुकना इज कॉल्ड ट्रैवर्स बाय यूजिंग। हाँ, लाहौर में मूव करोगे तो लाहौर इसलिए जा रहे हो कि वहां के बागात और वहां की चीजें देखो, तो लाहौर ट्रैवर्स करने का मकसद बन गया। तो ट्रैवर्स आपकी मर्जी है, आप किसी मकसद से करें या बगैर मकसद के करें, ठीक है। तो तलाशी लेने के लिए ट्रैवर्स किया जाता है, तलाशी ना लेने के लिए भी ट्रैवर्स कर सकते हैं आप जाएं और कुछ भी ना करें, जैसे मैं तुम्हारे से मिलना कुछ ना करूं, सलाम करके आ जाऊं, लेकिन इस वक्त ट्रैवर्सिंग क्या है, सलाम करना मकसद था। तो ये बेसिकली ट्रैवर्स मींस टू उस नोड से मूव करना इज कॉल्ड ट्रैवर्स बेसिकली। अच्छा, अरसलान की लाइट चले गई, ये भी लिख देता हूं मैं, क्या नंबर है इसका, 1066 ठीक है। तो ये समझ में आ गई मेरी बात, ट्रैवर्स समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ट्रैवर्स, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रैवर्स की मीनिंग ये होती है, तो हमने दोबारा भी बता दिया आपको। अब सवाल ये है कि ट्री में ट्रैवर्स करने के लिए 2 अलग अलग राय इसलिए हमें चाहिए कि एक तो ये वाली डायग्राम है जो कि मेरे और आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक वो डायग्राम है जो मेमोरी में है, तो मैं दोनों में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, लेकिन किसी एक को फोकस करके बाकियों के लिए आपको कहूंगा खुद कर लें आप, क्योंकि तीनों को पढ़ाने बैठूंगा ना टाइम बहुत हमारा लग जाएगा। प्री ऑर्डर इनके ना शॉर्टकट नेम भी हैं, इनके शॉर्टकट नेम कुछ इस तरह से हैं कि प्री ऑर्डर कहलाता है NLR, ये समझाऊंगा अभी मैं, NLR। इसी तरह से पोस्ट ऑर्डर का जो फॉर्मेशन है वो है LRN। और जो इन ऑर्डर है इसका जो फॉर्मेशन है वो LNR। ये 3 फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, इनके शॉर्ट में 3 नाम ये भी हैं। ये नाम बेसिकली जो है वो इनके नोड के बेसिस पे बनाए गए। प्री मतलब नोड को पहले रीड करना, ये जो NLR है ना, N इज कॉल्ड नोड, L इज कॉल्ड लेफ्ट ऑफ दिस नोड, एंड राइट इज कॉल्ड राइट ऑफ दिस नोड, यानी नोड का लेफ्ट और नोड का राइट। तो NLR का मतलब है नोड को पहले रीड करो, फिर उसके लेफ्ट को रीड करो, फिर उसके राइट को रीड करो, ये तरीके कार अडॉप्ट करो। और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट को पहले रीड करो, फिर राइट को रीड करो, और फिर नोड को रीड करो। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, तो नोड सबसे बाद में। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, तो नोड सबसे पहले। इनका मतलब होता है मिडिल में, तो पहले लेफ्ट को रीड करो, फिर नोड को रीड करो, फिर राइट को रीड करो। ये बात समझ में आती है। ये 3 मेथड हैं जो प्री, पोस्ट और इन ऑर्डर के नाम से कहलाए जाते हैं। अब आपको करना क्या है, इसके बेसिस पे ट्रैवर्स करना है। तो मैं आपको पहले, अभी हम एल्गो नहीं पढ़ रहे, एल्गो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी मैं आपको पहले मेथड से ट्रैवर्स करना सिखा रहा हूं कि अगर मैं इसको ट्रैवर्स करता हूं तो ट्रैवर्स करते वक्त मुझे इसकी रीडिंग कैसे मिलेगी। तो आप कहेंगे स्टार्ट तो हमारे पास A से ही होगा, और मैं अभी इस वक्त प्री ऑर्डर कर रहा हूँ, प्री ऑर्डर, ठीक है। कौन सा ऑर्डर कर रहा हूँ, प्री ऑर्डर। तो आप कहेंगे सबसे पहले मैं प्री ऑर्डर अगर करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है कि नोड लेफ्ट राइट, इसका मतलब समझना तो आपको दूसरे वाले करने आसान हो जाएंगे। मतलब समझा रहा हूँ, नोड का मतलब है जिस नोड पे आप जाएं सबसे पहले उसको रीड करें, जाएं, जाना तो है हमें, जाएं और उसको रीड कर लें।
और उसको रीड करने के बाद कहाँ जाएं, उस नोड के लेफ्ट पे जाइए। उस नोड के लेफ्ट पे जाने के बाद गौर सुनना, उस नोड के लेफ्ट पे जाने के बाद उस नोड पे LNR लगा दें। हर नोड पे गौर, मैं जो कह रहा हूँ सुनने की कोशिश करना। यानी आपने कहा, मैं जो इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ शायद समझ आ जाए, कि पहले मैंने कहा एन, राइट कर देते हैं, NLR लगाओ, ठीक है। जब NLR लगा देंगे तो आपने नोड को तो प्रोसेस कर दिया, नोड जो है वो प्रोसेस हो गया, ये वाला नोड जो है ये प्रोसेस हो गया, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे, ये तो प्रोसेस हो गया, और उसके बाद मैं प्रोसेस को P से लिख देता हूँ, P प्रोसेस का मतलब है ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे, यानी A के लेफ्ट B पे चले जाएंगे। जब B पे पहुंचेंगे ना तो B पे दोबारा से NLR लगाएंगे, NLR, हर जगह पे NLR लगेगा। NLR का मतलब क्या है कि जिस जगह पे आए हैं वो नोड है और इसका भी कोई ना कोई लेफ्ट और राइट है, इसका भी लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करता है। समझ आ रही बात है। तो आप क्या करेंगे, आप इस वक्त इस नोड को प्रोसेस कर देंगे और इसके भी लेफ्ट पे चले जाएंगे। आपको कुछ नजर आ रहा है, राइट रुका हुआ है, इसके भी लेफ्ट पे चले जाएंगे, इसके भी लेफ्ट पे चले जाएंगे, यानी बी के लेफ्ट पे चले जाएंगे। बी के लेफ्ट पे जाएंगे तो डी पे आ जाएंगे, डी पे आ जाएंगे तो यहां पर भी आप NLR लगाएंगे, NLR। NLR का मतलब ये है कि जिस नोड पे खड़े हैं उसको प्रोसेस कर दें और उसका भी लेफ्ट पे चले जाएं, उसके लेफ्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे ट्रेवर्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ए पे आए, गौर से देखिएगा, ए पे आए, ए पे आए तो ए को रीड कर लेंगे, नीचे लिख रहा हूँ, ए को रीड कर लेंगे, ए रीड हो गया। उसके बाद दो रास्ते हैं, बी पे चले जाएं या सी पे चले जाएं, लेफ्ट पे चले जाएं राइट पे चले जाएं। NLR क्या कहता है, लेफ्ट पे चले जाएं, तो आप लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे तो बी पे आ जाएंगे। जब बी पे आएंगे तो बी पे दोबारा NLR का अप्लाई करेंगे। जब बी पे NLR अप्लाई करेंगे तो N का मतलब बी खुद नोड, तो बी खुद नोड का मतलब है बी को रीड कर लिया जाए। और L का मतलब है लेफ्ट पे चले जाएं, तो इसके भी लेफ्ट पे चले जाएंगे आप। जब इसके भी लेफ्ट पे आ जाएंगे तो इसके ऊपर भी NLR लगाएंगे, तो D खुद नोड और इसके भी लेफ्ट पे चला जाया जाएगा। जब इसके भी लेफ्ट पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये खुद एक नोड है, इस पे भी NLR लगाएंगे, ये खुद एक नोड है, और T को रीड कर लेंगे। अब जरा देखिएगा, और यहां से घूम के फिर वापस जाएंगे, आप कहेंगे ये वाला नोड रीड हो गया, ये नोड भी रीड हो गया, जोर से देखिएगा, और ये नोड भी रीड हो गया। ये जो नोड जिसपे मैंने अभी हिट किया है बी का लेफ्ट, बी खुद रीड हो चुका है, बी के दोनों लेफ्ट रीड हो चुके हैं, डी और टी। अब किसकी बारी है, बी पे लगेगा NLR। NLR का क्या मतलब होता है कि आप सबसे पहले N को रीड करें, उसके बाद लेफ्ट को रीड करें, जब ये दोनों पूरे हो जाएं तो राइट को रीड करें। तो देखें, बी को लिख लिया, बी के लेफ्ट को लिख लिया, अब बी के राइट पे जा रहे हैं। अब जब बी के राइट पे जाएंगे, इस राइट पे जाएंगे तो ई पे चले जाएंगे आप, ई इसका राइट है। जब ई पे आएंगे तो दोबारा NLR का मतलब क्या होता है, पहले नोट को रीड कर लिया जाए। नोट को रीड करने का मतलब है ई रीड हो जाएगा। अगर ई रीड हो जाएगा तो ई के रीड करने के बाद इसके लेफ्ट पे आ जाएंगे, लेफ्ट पे आएंगे तो क्या है, जे, तो आप कहेंगे जे यहाँ पे रीड होकर लिख लिया जाएगा। जे रीड हो गया, जे की ना लेफ्ट है ना राइट है, घूम के वापस आएंगे। ई का लेफ्ट लिख चुके हैं, ई का राइट नहीं होता, आप वापस आएंगे तो अब बी पे आ जाएंगे। देखिए बी का लेफ्ट भी हो गया, बी का राइट भी हो गया। उसके बाद आप पहुंचेंगे ए के पास। ए एक नोड था जिसपे NLR का अप्लाई करना था, NLR अप्लाई करना था, N कर दिया ए, इसका लेफ्ट देखें, ए का पूरा लेफ्ट, कोई एक नोड भी नहीं लिख सकते जब तक का ए का पूरा लेफ्ट ना लिख लें। तो देखें ए और उसका पूरा लेफ्ट। अब ए का राइट पे जाएंगे, तो राइट पे जाएंगे तो सी पे आ जाएंगे, सी पे दोबारा NLR लगाएंगे आप, सी पे दोबारा NLR, तो सी को लिखेंगे, सी खुद नोड है, और इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे क्योंकि पहले लेफ्ट पे जाना है। एफ पे आएंगे तो एफ को लिखेंगे, लेकिन एफ का कोई लेफ्ट और राइट नहीं है, तो घूम के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब वापस आएंगे तो आप कहेंगे मैंने इस पे N चला दिया, L चला दिया, अब R चलाना है, तो R के लिए इसके राइट पे जाएंगे जो कि K है, तो ये K को रीड करते वापस आएंगे। K के ना लेफ्ट रखता है ना राइट रखता है वापस। इसी तरह से C का लेफ्ट राइट आपने रीड कर लिया है और इस तरह बाहर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये सारी सिचुएशन आ जाएगी कि आपने ट्रैवर्स करके जो डेटा कलेक्ट किया वो ये वाला रास्ता है कि पहले आपने ए को रीड किया, फिर बी को रीड किया, फिर डी को रीड किया, फिर ई को रीड किया, फिर जे को रीड किया,
फिर सी को, एफ को और के को। ये जो तरीकेकार है ये कहलाता है प्री ऑर्डर मेथड। प्री ऑर्डर मेथड से आपने इसको कलेक्ट कर लिया। ये बात समझ में आती है? सवाल देख लेता हूँ, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कोई और सवाल भी पूछ ले स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट। हमाद साहब बेचारे आप लोगों को साथ दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया, क्लस्टर क्लियर आ गया जी, NLR समझ में आ गया, आर जाए जी क्लियर है। सारे स्टूडेंट लिखो क्लियर है भाई। नहीं आ रहा तो पूछो मुझसे। कोई स्टूडेंट तो बोले कि समझ नहीं आया। भाई सारे कह रहे हैं समझ आ गया। कोई एक भी स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो? हाँ आसान तो है, ये बात समझ ने सही लिखी है, आसान है। अभी मैं आपसे बोलूं कोड लिखो फिर पता चलेगा, आप बोलेंगे आसान है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। चलो हो गया ये। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, जब तक अटेंडेंस लेता हूँ। आप उस सवाल को प्री ऑर्डर में करें, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में अगली क्लास सैटरडे को 2 बजे ले रहे हैं, तो उसमें कर देंगे तो ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक निपट जाएगा ये। और फिर मैं आपको देखेंगे उस दिन कितनी लंबी क्लास लेनी है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप उसको प्री ऑर्डर में कलेक्ट। अच्छा ऐसा ना करें कि हम एक और पढ़ लें इसमें से, पहले एक सवाल देता हूँ। रुको पहले एक सवाल देता हूँ आपको, के लिए सवाल दे रहा हूँ, आप उसको प्री ऑर्डर में कन्वर्ट करो। देखिए प्री ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, इसका जो एल्गोरिथम, ये एल्गो नहीं है लेकिन इसके स्टेप लिखे हुए हैं। प्रोसेस द रूट, ट्रैवर्स द लेफ्ट, सब ट्री आर इन द प्री ऑर्डर फॉर्मेट। उसके बाद लेफ्ट साइड पे चले जाएं और उसके ऊपर भी प्री ऑर्डर लगा दें, NLR लगा दें। और उसके बाद जब NLR से लेफ्ट खत्म हो जाए तो फिर कहां चले जाएं, राइट पे चले जाएं। तो ये 3 स्टेप हमें फॉर्म करने हैं। अगर आप इसको गौर से सोचें, जो लोग प्रोग्रामिंग जिनकी अच्छी है, तो ये एक रिकर्सिव प्रोसेस बन रहा है। रिकर्सिव प्रोसेस, रिकर्जन पढ़ी थी ना हमने, तो रिकर्सिव प्रोसेस बन रहा है कि आप एक नोड पे आते हैं, वही काम दोबारा करते हैं, इसके बाद अपने आप को दोबारा कॉल कर लो उस जगह पे, फिर अगले नोड पे जाते हैं, फिर NLR कॉल। तो मैं अगर NLR का एक फंक्शन बनाऊं और उसके अंदर NLR का ही फंक्शन कॉल कर लूं, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये मैं आपको कोड में समझाऊंगा। हाँ ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आई है अभी थोड़ी सी। विजिट टू ट्रिकर से, हाँ बेहतरीन हो गया, ये तो कोड भी लिख दिया इन्होंने हमारे सामने। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा ये सवाल मैं दे रहा हूँ, और अभी मैं बाकी 2 नहीं पढ़ा था, ये सवाल मैंने आपके सामने शो कर दिया। अब तक मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, आप इसको कॉपी करें। ये सवाल थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसको इसकी कलेक्शन प्री ऑर्डर से कर लें मेहरबानी करके। इसकी कलेक्शन प्री ऑर्डर से कर लें। जब तक मैं अटेंडेंस वगैरह ओपन करता हूँ, आप इसकी कलेक्शन प्री ऑर्डर करें और इसको पहले कॉपी कर लें, क्योंकि मैं किसी भी और चीज को ओपन करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। आप इसको कॉपी करके साइड में जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जब तक मैं अटेंडेंस की तरतीब बनाता हूँ। फिर हम सैटरडे को 2 बजे मिल रहे हैं बाकी चीजें पढ़ने के लिए। कॉपी करें जल्दी से इसको। हाँ हाँ चैट पे भेज दो बिल्कुल कर दो। कॉपी कर लिया, मैं अटेंडेंस खोलूँ उसकी आप लोगों की। अच्छा मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। उजैब हिलाल प्रेजेंट है। उसके बाद है नंबर 2 10266, ये हैं फवाद, इनकी प्रेजेंट लगा दी मैंने। उसके बाद है 10278, 10278 की अटेंडेंस लगा दी। 103 202, 10302 इसकी अटेंडेंस लगा दी। 10366, 10366 इसकी अटेंडेंस लगा दी। 10605, 106 10366, 10366 की लगा दी। फिर 10605, 10605 इनकी भी अटेंडेंस लगा दी। और इस तरह की 10615,
10615 की अटेंडेंस लगा दी, 10618 इनकी भी लगा दी, 10829 की अटेंडेंस भी लगा दी, 10900 इनकी अटेंडेंस भी लगा दी, 11101 की अटेंडेंस भी लगा दी। उसके बाद 11162 की अटेंडेंस भी आ गई, 11166 की अटेंडेंस भी आ गई, 11180 की अटेंडेंस भी आ गई, 11189 की अटेंडेंस भी आ गई, और 11110 की अटेंडेंस भी आ गई, 11121 का 11213 की अटेंडेंस भी लगा दी, 11278 की अटेंडेंस भी लगा दी, 11456 की अटेंडेंस भी लगा दी। इरफान हैदर, तुमने फिर अपनी आईडी नहीं लिखी है, तुम हर एक से डिफरेंट क्यों चलना चाहते हो? जावेद आपने भी अपनी आईडी पहले लिखनी चाहिए। 10797 जावेद 10797 समरीना, आपको भी आईडी पहले लिखनी चाहिए। 11479 और 11456 यमुना नहीं आई आज, यमुना बता के गई है अभी। अच्छा, और मुजम्मिल बता के गए, साकिब बता के गए। अच्छा जी, आगे कौन है? अरसलान बता के गया था। हफ्सा नुसरत नहीं है। इरफान है तो तुम्हारी लगा दी अटेंडेंस। साजिद, अब मैं एब्सेंट काउंट कर रहा हूँ। हाँ, बेहतरीन हो गया। मैं भी आंसर बताता हूँ तुम्हें। समझ रहे हो, आपको लगा दी मैंने। सर क्वेश्चन डन, वेरी गुड। मैंने देखा है, अभी चेक करके बताता हूँ आंसर सही है गलत है। दो लोगों का आपस में सेम आ रहा है तो सही है। अच्छा, मैं एब्सेंट बता रहा हूँ। एब्सेंट अगर ये लोग स्टूडेंट हैं तो बता दीजिएगा। साजिद एब्सेंट, बीबी हमना एब्सेंट, आरिस एब्सेंट, अब्दुल्ला हरीस एब्सेंट। अब्दुल्ला हरीस हैं या थे या नहीं थे? हफ्सा नुसरत एब्सेंट। ये 4 लोग एब्सेंट हैं, इनकी कोई कमेंट्स भी नहीं आए। ठीक है, तो मैं आपके आंसर्स देख लूँ, उसके बाद गुड बाय करते हैं, फिर सैटरडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। आप अच्छी तैयारी करना एग्जाम की। ABDEFCGHJLK सही है बिल्कुल आंसर। 3 लोगों ने निकाला है, अभी तक आंसर सही आ रहा है, आसान है। अच्छा, एल्गो भी देखना कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, बंद करें। अपने आंसर मैच कर लो ऊपर जो दिए हुए उनसे, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बाइनरी ट्री के अच्छे खासे पार्ट को निपटा देंगे। सिर्फ एक टॉपिक या 2 टॉपिक हमारे रह जाएंगे, जिसमें से एक ग्राफ का टॉपिक है और एक हैश फंक्शन। तो अगर मुझे उस दिन थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं हैश फंक्शन आपको समझा दूंगा, एग्जाम में भले आए या ना आए, ताकि हैशिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि आप जो डिक्शनरी पता नहीं आपने यूज की नहीं की, पाइथन में यूज करते हैं, या जो डिक्शनरीज आप बेसिकली सी शार्प में यूज करते हैं, इसके पीछे जो है वो हैशिंग चल रही होती है। तो वो कैसे चलती है यार, एक्स्ट्रा क्विज का वादा नहीं करता भाई, चेक करना मुश्किल होता है। चलो मैं अगली क्लास में देखता हूँ या अभी अपलोड कर देता हूँ अगर कोई क्विज मुझे समझ आता है तो। ठीक है जी, आज ही किया, जमा करा दें आप, 12 बजे तक करा दीजिए आप जमा आज, क्योंकि कॉपी मार्क भी करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आपने इतनी देर तक मेरा जो है लेक्चर सुना, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।